हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज मैं काफ़ी दिन बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से 1 महीना से ज़्यादा हो गया है और कई सारे मुझे आप लोगों को कमेंट मिले, मैसेजेस मिले जिसमें आप लोग मुझसे पूछते थे कि मैं दोबारा से फिर कब आपका अपलोड करूँगा वीडियो। तो देखो, मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों को इतना ही बोलूँगा कि मेरे पास अब जो समय बचेगा मैं उसी समय में आप लोगों के लिए वीडियो आप लोगों के लिए बनाया करूँगा, ठीक है। और बात बाकी मैं आपको पहले ही सब कुछ समझा चुका हूँ। अब चीज़ें आपको खुद से समझना पड़ेगा। अगर आप चीज़ें खुद से नहीं समझोगे तब तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो चलिए मैं आपका कंटिन्यू करता हूँ। बात बाकी जो भी बातें होंगी मैं वीडियो के अंदर में करना पसंद करूँगा। फिलहाल मैं आज का सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम लोग एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि मेरा केवल 1 या 2 शिफ्ट का पेपर बच गया, उसके बाद मेरा ये भी खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग 27 अप्रैल के पेपर को सॉल्व करेंगे शिफ्ट 1 का, और इसी के साथ ये होगा मेरा सेट नंबर 18। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 17 तक आपको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, साथ में एसएससी के एग्जाम पेपर का भी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। मेरे चैनल पर प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन आपको ज़्यादा देखने मिलेगा, ठीक है। मेरा पूरा चैनल जो है वो प्रीवियस पेपर पे ही आपका बेस है, ठीक है। तो चलिए आज का मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, सब आप देख सकते हो वहाँ से। तो ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन। अब आप लोग, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग अपने हिसाब से वीडियो को पॉज फॉरवर्ड करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सके, जिससे आपका टाइम बच सके, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8, 12, 16 से विभाजित किया जाए तो 2 शेष बचता है। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले आप लोग क्वेश्चन को समझो। 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है जिसको 8, 12 और 16 से डिवाइड करने पर हर केस में 2 आपका बचता हो। समझ गए? यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी नंबर आपको बताना है जिसमें आपको हर केस में 2 आपका रिमाइंडर बचता हो। तो सबसे पहले कैसे बनाओगे? आपके पास जैसा चाहो आप वैसा बना सकते हो। आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन से बना लो, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर मैनुअल बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन अगर आपके पास है तो आपको क्या बोला, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर और हर केस में 2 शेष बच रहा है। तो मैं पहला ऑप्शन को पिक करता हूँ। तो क्या है आपका 9984। तो ध्यान से देखना, 2 शेष बच रहा है। तो अगर मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगर सही होता है तो इसका मतलब 2 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब 2 मैं पहले ही घटा ले रहा हूँ। तो 2 इसमें से अगर आप घटाओगे तो क्या बच जाएगा, 9982। तो यानी ये नंबर आपका इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए। बात समझ गए? अगर ये आंसर सही होगा तो ये तीनों से डिवाइड होना चाहिए। अब आप देखोगे यहाँ पर क्या, 12। 12 का मतलब क्या होता है? 12 का मतलब होता है तो 3 गुना 4। अब आप इनका डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि अगर ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है तो मतलब ठीक है, यही मेरा आंसर हो जाएगा अगर तीनों नंबर से डिवाइड होगा तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट को चेक करते हैं हम लोग कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 82 क्या 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, यानी ये आपका आंसर कभी हो नहीं सकता। अगर आप 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे तो 9, 9, 18, 18, 26 और 26, 2, 28। 28 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है, यानी ये इसका आंसर कभी होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर 2 अगर चेक करोगे तो ये देखो ऑड नंबर दिख रहा है मुझे ऑड नंबर दिख रहा है। अगर ऑड नंबर में अगर हम 2 अगर लेस करेंगे तो भी क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा कोई। और आप जानते हो ऑड नंबर अगर होगा तो यहाँ पर क्या इवन नंबर सब है। 2 से क्या ये डिवाइड कर पाएगा कोई ऑड नंबर को? नहीं कर पाएगा, यानी ये आंसर तो कभी नहीं होगा ना। तो ये आपका आंसर होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 3rd। क्लियर? तो इस तरीका से आपको चेक करना होता है जल्दी जल्दी माइंड में। क्लियर? बात बाकी अगर आपको बनाना है तो बनाओगे कैसे? 4 डिजिट का बड़ा नंबर की बात कर रहा है तो यहाँ पर तीनों नंबर का एलसीएम ले लो। एलसीएम इंटू k+2, ये हो गया प्रॉपर मेथड। अब अगर बात करेंगे नंबर मेरा कौन सा होगा, तो देखो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 9999 होता है ना। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999। इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम मेरा हो जाएगा 48। तो 48 इंटू k+2, क्योंकि देखो मेरे को 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बोल दिया। अगर ये चीज़ नहीं देता आपको कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो आप क्या करते हैं, आंसर क्या होता, 48 आपका एलसीएम हो गया और 2 ऐड कर देते, यानी 50 आपका आंसर हो जाता, ठीक है। मगर आपसे पूछा था 4 डिजिट का बड़ा नंबर, तो 4 डिजिट का जब आपको बड़ा नंबर बोल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 48 का मल्टीपल में जो भी नंबर होगा सबसे बड़ा
उसी में 2 आपका जोड़ देंगे तो वो मेरा नंबर मिल जाएगा। अब कैसे करते हैं, तो इस 48 को आप क्या करो, इन नंबर से डिवाइड कर दो 9999, क्योंकि ये क्या है मेरा 4 डिजिट का बड़ा नंबर है, तो 48 से डिवाइड कर दो, जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को 999 से घटा देना, वही नंबर मेरा क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा 4 डिजिट का, जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। तो बस चेक करोगे तो नंबर आपको क्या मिल जाएगा, 9984, ये नंबर 48 से डिवाइड होता है। अब आपको क्या करना, +2, तो यानी रिमाइंडर आपका हर केस में 2 बचेगा तभी, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये सब चीज़ हम लोग बहुत बार कर चुके हैं और सीरीज पूरा फॉलो करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ आएगी, वरना अगर आप, हो सकता है कि अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखोगे तो आप बोलोगे कि क्या मैंने समझा दिया, तो ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ बहुत बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। 5% वार्षिक दर से 10 वर्षों के लिए 1800 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल सा, तो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1800 रुपये, ठीक है, रेट आपको दे रखा है 5% और समय आपको दे रखा है 10 साल के लिए। तो आपसे पूछा था साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज, तो 5% से 10 साल के लिए टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5 गुना 10 यानी हो गया 50%। यही 50% क्या होगा, ब्याज होगा। प्रिंसिपल का 50% कितना हो जाएगा, यानी 900 रुपया, 900 रुपये ब्याज हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी आप लोग। और अगर आपको क्वेश्चन ना दिखे तो मैं आप लोगों को इतना ही बोलूँगा कि आप लोग फुल स्क्रीन पे कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन आपको हिंदी में दिखा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपका ऑफिशियल क्वेश्चन है और इंग्लिश में मैंने आप लोगों के लिए टाइप किया है, जिससे आप लोगों को हेल्प मिले समझने में क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर क्या बोला है, मनीष, मुकेश और सचिन अकाउंटेंट है। मुकेश अकेला 5 घंटा में और सचिन अकेला 4 घंटा में रिटर्न फाइल कर सकता है। तीनों मिलकर ये काम 2 घंटे में कर सकते हैं। मनीष अकेला अकेला काम करने में कितना समय लेगा घंटों में, बताओ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, केवल आपको चीज़ों को लैंग्वेज में थोड़ा चेंज कर दिया अलग अलग। तो यहाँ पर मुकेश अकेला कितना 5 घंटे में ITR फाइल कर रहा है, तो ये हो गया मुकेश, देखो ये हो गया मुकेश 5 घंटे में कर रहा है, और सचिन, एज फॉर सचिन, ये 4 घंटे में फाइल कर रहा है। और ये तीनों लोग मिलके यानी मुकेश, सचिन और ये हो गया मनीष, ये लोग मिलके 2 घंटे में फाइल कर रहा है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 20 का मतलब आपका मुकेश आपका 4 फाइल करेगा 1 घंटे में ITR, आपका सचिन 1 घंटे में आपका 5 फाइल करेगा, और तीनों मिलके 1 घंटे में 10 फाइल करेगा ITR। आपसे पूछा था मनीष के बारे में, तो देखो मुकेश 4 फाइल करेगा और सचिन 5 फाइल करेगा, यानी दोनों मिलकर कितना फाइल कर रहा है, 9 फाइल कर रहा है। और चूंकि यहाँ पर आपको दे रखा है तीनों मिलकर 10 फाइल कर रहा है ITR, तो इसका मतलब आपका जो मनीष है वो आपका 1 घंटा में केवल 1 ही फाइल कर पाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, मनीष अकेला यह काम करने में कितना समय लेगा, तो 20/1 यानी 20 घंटा लेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर आपसे LCM फाइंड करने बोला है, बताओ, कंफ्यूज मत होना। देखो ये 3 का पावर में क्या है 5, 3 टू द पावर 11, 3 का पावर में क्या है, ये पावर में यहाँ ध्यान से देखो -11 है, यानी क्या हो जाएगा 3 का पावर में 11। बात समझ गए? तो बस अब आप बना सकते हो। अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं दिया होता तो आप क्या करते हैं, आंसर क्या होता है, जिसके भी पावर में मैक्सिमम होगा वही आपका LCM हो जाता, होता कि नहीं होता। तो बस अगर आपको यहाँ पर आप जानते हो फिलहाल कि अगर कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में होता है उसका LCM HCF कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर LCM पूछा है, तो फ्रैक्शन में जब नंबर हो तो LCM में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर का LCM निकालते हैं और डिनोमिनेटर का HCF निकाल देते हैं। तो बस यार वही कर देते हैं यहाँ पास भी। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर में नंबर क्या है, केवल 3 टू द पावर 11। HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, यानी नीचे तो 1 ही होगा, और सबसे ऊपर में क्या है LCM। LCM मतलब आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 3 टू द पावर 14, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कंफ्यूज होने का एकदम बात ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था सिंपल सा, sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन जाता है आपका NTPC में, क्योंकि आप लोग जानते हो 30 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो इसलिए बन जाता है। और 30 क्वेश्चन ये ज़्यादा ही पूछता है रेलवे एग्जाम में, कोई फिक्स नहीं है कि 30 क्वेश्चन आपका बोला गया तो 30 क्वेश्चन, 33 34 तक मैंने क्वेश्चन देखा है आपका NTPC में, ठीक है, 35 तक भी मैंने इवन देखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला है 22√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज त्रिभुज के लिए उसके अंतवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, बताओ। बताओ, अगर आपको पता होगा तो आप आंसर डायरेक्ट बता दोगे, क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि कोई आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, कोई एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसको हम लोग बोलते हैं समभुज त्रिभुज।
आपसे क्या बोला है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया आपको दे रखा है 22√3, चूंकि इसका जरूरत भी नहीं था हम लोग को। क्या बोला फिर उसके बाद, एक समभुज त्रिभुज के लिए उसके अंतवृत्त, यानी आपसे क्या बोल रहा है, इन सर्कल का रेडियस का रेशियो और आपका सरकम सर्कल का रेडियस का रेशियो आपसे पूछ रहा है आपसे केवल। बात समझ गए? यानी इसके अंदर में एक सर्कल होगा, उसका रेडियस, और साथ में अब आपका एक और मतलब वही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब वो किसी सर्कल के अंदर में है, यानी किसी वृत्त के अंदर में है, इसका रेडियस, यानी इसका रेडियस आप आर मान लो, इसका रेडियस आप कैपिटल आर मान लो। बस इन्हीं दोनों का त्रिज्या का आपसे क्या पूछा, अनुपात पूछा है। अब चूंकि आप ये फॉर्मूला जानते होंगे तो आप आसानी से इसका आंसर बिना बनाए आपको आंसर मार दोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि आप जानते हो दोनों आपका क्या है, एक ही ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया आपको अगर दे रखा है तो ये किसका कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो में क्या होगा, दोनों तो कट ही जाएगा। अब आप जानते हो रेडियस ऑफ आपका इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है क्या है, तो a/2√3 ये होता है रेडियस। अगर बात करेंगे रेडियस ऑफ सरकम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये क्या होता है, कैपिटल R = a/√3। तो देखो ना यार, इसी का तो रेशियो पूछा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, निकालने का जरूरत नहीं है साइड, दोनों का तो साइड बराबर होगा, तो यहाँ से आपका √3 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका क्या केवल बचेगा 1/2 ही बचेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस पे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। और अब अगर अभी देखोगे तो ये सब एसएससी के एग्जाम में इसी मतलब ये आपके छोटे छोटे थ्योरम जो रहते हैं उस पे आपके बेस क्वेश्चन आपके बनते हैं अभी के पैटर्न में, चूंकि ये 2016 का पेपर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यदि 22x और 88 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का वैल्यू बताओ क्या होगा। यानी ये तीनों नंबर कोई आपका एक कंसेक्यूटिव रेशियो में है, ठीक है, मतलब ये आपका कोई रेशियो में आपका ये तीनों नंबर है, तो आपसे पूछा है x का वैल्यू बताओ। तो ये अगर तीनों नंबर कोई रेशियो को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 22/x = x/88, दोनों रेशियो बराबर ही होगा। तो बस अब x का वैल्यू पूछा है, तो x का वैल्यू पूछा तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। चूँकि ध्यान से देखना x × x, मैं ये करके केवल दिखा रहा हूँ। 22 मतलब क्या होता है 11 × 2, 88 मतलब क्या होता है 11 × 8, तो 8 × 2 क्या हो गया 16, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4, तो यहाँ पर देखो 11 × 11 और 4 × 4, x का वैल्यू पूछा है यानी 11 × 4 तो 44। छपना चाहिए दिमाग में डायरेक्ट बनाने से पहले। इसको ट्राई करो। यदि a का 90% बराबर है b का 30% के साथ, तो आपसे पूछा तथा b = a का x%, तो x ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताओ उसका इसका आंसर क्या होगा। a का 90%, ध्यान से देखो a का 90%, यानी a का 90% मैं लिख सकता हूँ 90% = है b के 30% के बराबर है। ये तो क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रखा है, आपसे पूछा है कि b = a का x% के बराबर है, यानी x% यानी x का ही वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से मैं % काट सकता हूँ, यहाँ से 0 0 काट सकता हूँ, यानी a और b के बीच में रेशियो क्या आ गया, a और b के बीच में रेशियो 3/9 आ गया। अब इसको और काट सकते हो 3 से, यानी 1/3 हो जाएगा। a कितना आ गया 1, b कितना आ गया 3। क्वेश्चन में क्या पूछा था, b आपका a का कितना प्रतिशत के बराबर होगा, b आपका a का कितना प्रतिशत के बराबर होगा। तो देखो b कितना है 3 है, a उसका कितना % के बराबर है, ध्यान से देखो 3 टाइम ज़्यादा है, यानी 300% ज़्यादा है। तो बस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कंडीशन आपके और ऐड हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर बोला है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या का गुणनफल का अंतर बताओ क्या होगा। ट्राई करो। क्या बोला है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, यानी कोई 5 कंसेक्यूटिव नंबर का आपको एवरेज बता दिया 50। अब मेरी बात को समझना, 5 क्रमागत नंबर का औसत अगर 50 है तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, मध्य होगा। आपको मैं बता चुका हूँ मध्य और औसत का कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ द नंबर। तो बस तो ये नंबर अगर औसत अगर 50 है तो मतलब बीच वाला नंबर क्या होगा 50 होगा। ये नंबर क्या होगा 51, 52, 49, 48। करने का जरूरत नहीं है, ये तो दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए इतना। अब आपसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, यानी 48 × 52। यहाँ से ध्यान से देखो एक सेकंड, 48 × 52 यहाँ हो गया, माइनस, क्योंकि क्या बोला था सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या,
यानी फिर चतुर्थ तो दूसरी संख्या यानी 49 इंटू 51 यानी 49 इंटू 51 आपसे पूछा है। इन दोनों का अंतर बताओ क्या होगा। अब मेरे को बताओ, इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत है क्या? थोड़ा नंबर को ध्यान से देखो, नंबर को ध्यान से देखो और आंसर बताओ क्या होगा। -3। अरे -3 होगा या नहीं होगा मुझे बताओ आप। ध्यान से देखो क्यों मैंने -3 लिखा। अरे यार ध्यान से देखो 48 इंटू 52 है, यहाँ पर क्या 49 इंटू 51 है। अब मेरी बात को समझना, ये 48 का मल्टीप्लाई हो रहा है 52 टाइम्स हो रहा है। तो 48 का जब मल्टीप्लाई अगर आप 52 टाइम्स करोगे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ 48 इंटू 51 टाइम्स 51 बार गुना कर लिए, प्लस साथ में एक बार आपका 48 आपका लिखा जाएगा। समझ आया? ये चीज मैंने समझ लिया देखते साथ ही। 49 का मल्टीप्लाई 51 टाइम्स आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो 51 का मल्टीप्लाई 49 टाइम्स हो रहा है। तो 49 का मल्टीप्लाई अगर 51 टाइम्स अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे मुझे बताओ। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही करने की कोशिश करेंगे, यानी 51 का मल्टीप्लाई हम लोग 48 टाइम्स करेंगे, 51 का मल्टीप्लाई 48 टाइम्स करेंगे और एक बार आपका बच जाएगा तो 51 का 51 हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया कि नहीं हो गया। और ये ध्यान से देखना, ये आपका माइनस था बीच में, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने ब्रैकेट अगर मैं लगाता हूँ तो माइनस हो जाएगा। यानी 48 माइनस 51 क्या होगा -3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मैंने बताया ना, तो ये चीज़ ऐसे हो रहा था। ठीक है, ये चीज़ मैं पर केवल समझाने के लिए आपको बताया, मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं था फिलहाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला 45 रुपये प्रति किलो चावल बेचने पर एक दुकानदार को 20% का हानि होता है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए बताओ। यानी 20% का हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य खुद में 100% होता है। 20% का हानि मतलब समझ गए 80% में बेचा जा रहा है, और यही 80% आपका क्या है 45 रुपये के बराबर है। 20% का प्रॉफिट चाहिए, किराया मूल्य 100 हो गया तो प्रॉफिट कितना 20% यानी 120, यानी 120% का आपसे वैल्यू पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, यानी आपसे 120 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 80% का वैल्यू अगर आपका 45 है तो 120% का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। तो मैं यहाँ पर 1.5 गुना कर दूँ तो 1.5 गुना क्या हो गया 120, तो यहाँ भी 1.5 गुना कर देंगे तो 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5, यानी 22.5 आपका कितना हो गया 67.5 हो गया। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी। यहाँ पर बोला ABC एक काम को 784 रुपये में पूरा करने के लिए कार्यरत है। ए और बी एक साथ काम करके काम का 23/28 भाग पूरा करते हैं, तो मजदूरी रुपए में सी का भाग की गणना करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 3 लोगों को कोई काम करने के लिए कितने रुपए मिल रहे हैं 784 रुपये मिलते हैं। ठीक है, कोई काम को तीनों लोगों के द्वारा करने में आपको 784 रुपये मिलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी एक साथ काम करने मतलब काम करके काम का 23/28 भाग पूरा करते हैं, यानी ए और बी मिल के 23/28 भाग अकेले कर लेते हैं। तो इसका मतलब आप जानते हो, मैंने फ्रैक्शन का एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ मैंने फ्रैक्शन के बारे में आपको बताया था कि फ्रैक्शन में कैसे रीड करते हैं। तो ए और बी अगर उस काम का 23/28 भाग मिल के करता है तो इसका मतलब आप समझे, टोटल काम था 28 जिसमें से ए और बी मिल के कर लिया 23, तो बचा कितना काम 5 काम केवल बच गया। अब यही 5 काम सी बेचारा अकेले किया था। तो आपको पता है पैसे भी जो जितना काम करेगा पैसे भी उसी अनुपात में बटेंगे, तो सी के बारे पूछा था, यानी पैसे भी कितने 23 और 5 के अनुपात में ही ना बटेंगे पैसे उन लोगों के बीच में। तो बस खत्म यार, यानी टोटल आपका कितना था 784। 784 मतलब आपका 23 और 5 कितना हो गया 28। 28 का मतलब 784, तो एक का मतलब क्या होगा 28 होगा, तो 5 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 140, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर देख के बताओ, 3/4 क्या 75%, 80%, और ये क्या है 83.33%। ठीक है, और ये 7/8 क्या होता है 87.5%, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कितना परसेंट दिख रहा है 87.5%, तो सबसे बड़ा यही हुआ ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, नॉर्मली आपको फाइंड करना था, ये रूट है, देखो ध्यान से रूट है
अब देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट मतलब नीचे भी क्या होगा, 4 डिजिट ही लग जाएगा, 0। अब आप देखो ऊपर क्या हो गया, 144। 144 अगर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये बाहर निकलेगा क्या था, 100 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा नंबर 0.12। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला 305 रुपये का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज का एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए लिया गया। 3 वर्ष के बाद कुल 670 रुपये अदा किए गए, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा। ठीक है, पहले देखो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि कोई 305 रुपये का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज का निश्चित वार्षिक दर से 3 सालों के लिए लिया गया। यानी प्रिंसिपल आपका क्या था, 305 रुपये था। रेट आपसे क्वेश्चन में पूछा है कितने समय के लिए लिया, 3 साल के लिए लिया, और 3 साल के बाद जो टोटल अमाउंट जमा किया तो कितना किया, 670 रुपये किया। तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछना चाह रहा है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको पैसा दिया था। तो मेरी बात को देखो, प्रिंसिपल क्या है, 305। आपको बनाना नहीं है, वो बेसिक वाला फॉर्मूला लगा के बनाने का जरूरत नहीं है। चीज़ों को केवल समझो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है प्रिंसिपल 305 और अमाउंट कितना पे कर रहा है, 670। यानी इसका मतलब जो इंटरेस्ट वो दिया है 3 साल में, कितना दिया है, 365 दिया है इंटरेस्ट। इतना तो समझ आ रहा है आपको। आप देखो प्रिंसिपल 305 था और इंटरेस्ट दिया 365। इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 3 साल के लिए लगा होगा वो देखो ना 100% पार हो गया कि नहीं हो गया। ये 305 क्या है, प्रिंसिपल है जो कि खुद में 100% होता है, और इंटरेस्ट उससे ज़्यादा दे रहा है प्रिंसिपल से। यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 3 साल के लिए लगा है वो कितना लगा है, 100% ज़्यादा है। बात को समझो, 100% से ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 100% से, तो 60 ज़्यादा है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए 100% तो लगा ही लगा है, 60 अभी भी ज़्यादा है। अब यही 60 कितना परसेंट है 305 का, ध्यान से देखो, अप्रोक्स भी देखोगे तो काम चल जाएगा आपका। ये 60 आपका 305 का कितना परसेंट है, 10%, 30.5 होगा। यानी आपका मैं कह सकता हूँ अप्रोक्स आपका 20% होगा, 20% से कम होगा। यानी जो टोटल 3 साल का जो ब्याज दर लगा है वो कितना लगा है, 120 के अप्रोक्स में लगा है। बोलो राउंड ऑफ करके मैंने बताया कि नहीं बताया, 120 से कम लगा होगा। अगर अब मैं जैसे जिस तरीका से आपको बताया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में, आप नहीं निकाल लोगे ऑप्शन देके कि 3 साल के लिए किसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 120 तक आपका पहुँचता है, बताओ निकालने में आपको कोई तकलीफ होगा, 3 साल के लिए तो निकालना है, वो भी आपका सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चेक करना है 120। किसी को भी आप पकड़ के चेक करोगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं इसको हटाता हूँ, फिलहाल बताता हूँ दिखा के। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए टोटल कितना निकल लगा है, 120 के अप्रॉक्स में लगा है। अगर मैं पहला ऑप्शन पकड़ता हूँ, क्योंकि ऑप्शन भी देखोगे थोड़ा दूर दूर में रखा हुआ है, 30 है, 35 है, 33 और 25 है, मैं 30 को पकड़ के रखता हूँ। 30 का मतलब क्या, 3 साल के लिए 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है। तो जल्दी जल्दी करने का तरीका क्या होता है, सक्सेसिव आप लगा सकते हो, बट आपको डायरेक्ट भी सक्सेसिव लगाने आना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ कुछ वीडियो में एसएससी का, एसएससी के वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि डायरेक्ट कैसे लगाते हैं। तो देखो ना, 30 30 30 कितना हो गया, 90 हो गया। 3 साल का मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, 30 30 30 कितना हो गया, 90 हो गया। 30 गुना 30 कितना हो गया, 900। 30 गुना 30 कितना हो गया, 900। 900 गुना 3, क्योंकि 3 बार है यानी 2700। 2700 डिवाइडेड बाई 100 डायरेक्ट करने का तरीका है। ठीक है, 27 हो गया यानी 117 हो गया। और फिर क्या हो गया, 30 गुना 30 गुना 30, यानी यहाँ पर क्या हो गया 27, और ये हो गया 27,000। 27,000 मतलब 4 टाइम्स अब आपका 0 से डिवाइड करेंगे, यानी क्या हो गया 2.7 हो गया। यानी इसका करेक्ट आंसर मुझे दिख गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, क्योंकि 117% यहाँ हो गया और 2.7 यहाँ हो गया, यानी कितना हो गया 119.7% आपका इसी से निकल गया 30% से। यानी अगर आप चेक करोगे 35% तो ऐसे ही ज़्यादा निकल जा रहा। बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये सब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर याद है तो फिर चिंता नहीं यार, जब नहीं भी याद है तो आपको तो निकालना है ना बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। एक क्वेश्चन आपका ये था ट्रिग्नोमेट्री का, यदि a प्लस बी 90 डिग्री है तथा कॉस बी आपका 1/3 है तो साइन ए का मान बताओ क्या होगा। तो जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर, जैसा चाहो वैसा बना दो, आपका मर्जी है। आंसर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों का एंगल 90 डिग्री का बराबर है तो बस 1/3। देखो a प्लस बी कितना 90 डिग्री है, a प्लस बी क्या है 90 डिग्री है, तो a इक्वल टू, मैं इसको सॉरी b है ना, क्योंकि यहाँ b का वैल्यू है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, b इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ।
बी का जगह क्या आ गया 90 डिग्री माइनस ए, यानी मैं कॉस का जगह मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कॉस और ये 90 माइनस ए इक्वल टू 1/3। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब आप जानते हो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा मतलब कोई भी एंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन ए, और साइन ए क्या निकल के आ गया 1/3। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्लियर? जैसा चाहो यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एक डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन है, और जैसे कि आप जानते हो एनटीपीसी के एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे, ठीक है, 2016 में। इसको देखो, ये आपका पहले देख लो ये इसमें क्या था आपका, इसका बाद में क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक स्क्रीन में ले पाना बहुत थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। क्या लिखा था, निम्नलिखित बार चार्ट पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है, देख सकते हो कैसे, पहले समझ लो आप लोग। निम्नलिखित बार चार्ट दुनिया भर से भारत में म्यूचुअल फंड के निवेश का रुझान को दर्शाता है। समझ गए? ये इन्वेस्टमेंट है, इंडिया का म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। जैसे देख सकते हो 1992 में, 1993 में, 1994, 95, 96, 97, ठीक है, ये भारत का इन्वेस्टमेंट आपको दिखा रहा है म्यूचुअल फंड का। ये आपका डीआई है, समझ गए ना आप लोग? चलिए अब हम लोग आते हैं अब मेरा क्वेश्चन के साथ आपका। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, 1996 से 1997 के मध्य भारत में म्यूचुअल फंड के निवेश में कितना शुद्ध अंतर था, यानी डिफरेंस पूछा है, 96 और 97 के बीच में क्या डिफरेंस था। तो 96 में देखो इतना निवेश हुआ है और 97 में इतना निवेश हुआ है, तो आपसे शुद्ध अंतर पूछ रहा, तो बस डिफरेंस निकाल लो। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 31.36 और ये दिख रहा है 24.23। तो 6 से 3 जगह 3, 3 से 2 जगह 1, और यहाँ से क्या हो गया 24 से मतलब 24 7 31, यानी 7.13 का आपका शुद्ध डिफरेंस है, यानी शुद्ध आपका अंतर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ये भी आपका डीआई से है, इसको थोड़ा सा पढ़ के आप लोग इसको ट्राई करो, नॉर्मल सा है, केवल लैंग्वेज में आपको बड़ा कर दिया गया थोड़ा डराने के लिए। यहाँ पर बोला यदि भारत का म्यूचुअल फंड निवेश देशों से 1992 एवं 97 में अनुपातिक रूप में ठीक उतना ही था जितना पूरे देश का कुल म्यूचुअल फंड निवेश था, और यदि देशों से 1992 में म्यूचुअल फंड का निवेश 2 मिलियन यूरो था, तो 1997 में देशों का म्यूचुअल फंड का निवेश की मात्रा क्या थी। यानी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो। नॉर्मली क्या बोल रहा है कि यदि भारत का, यानी क्या बोल रहा है, कंडीशन लगा रहा है, इफ, ठीक है, कंडीशन क्या लगा रहा है कि भारत में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हुआ था 1992 में और 97 में, ठीक है, इंडिया में जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हुआ था इंडिया में 92 और 97 में, वो सेम रेशियो फॉलो करता है जो 92 में पूरे देश में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हुआ था। अब चूंकि क्या बोल दिया साथ में, यदि मान लो 1992 में 2 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट हुआ था, तो 1997 में बताओ कि टोटल कितना आपका कुल देश का इन्वेस्टमेंट था। ये आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा। तो देखो अगर दोनों का रेशियो अगर आपका सेम है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 5.7 डिवाइडेड बाई 31.36। ये रेशियो आपको बोला था 92 और 97 में इंडिया का इन्वेस्टमेंट का रेशियो सेम आपका इक्वल होगा 1992 और 97 में पूरे देश का इन्वेस्टमेंट। अब वही बोल रखा था क्वेश्चन में, यदि देशों से 1992 में म्यूचुअल फंड का निवेश 2 मिलियन यूरो था, तो यह मतलब क्या हो गया, ये जो चीज़ है वो 2 मिलियन यूरो के बराबर है। और आपसे पूछा था इसका, यानी 1997 का पूछा था आपसे कि कितना टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो बस सॉल्व करो, यही तो था क्वेश्चन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 31.36 इंटू 2, यानी क्या होगा 62 गुना 72 और डिवाइडेड बाई 5.7। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स में 11 पॉइंट समथिंग, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी 1997 में जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था पूरा कुल देश का, वो 11 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको जल्दी से ट्राई करो। इसका यहाँ पर ये प्लस होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ये आपका मिसप्रिंट था हिंदी वाले पेपर में, तो ये प्लस होगा, बाद बाकी आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो आप देखो गुणनखंड आपसे पूछा, यानी फैक्टर निकालने बोला है, तो 12 का फैक्टर है, मतलब क्या कर सकते हो, 12 यहाँ पर 8 है, यानी 6 गुना 2 12 और 6 प्लस 2 8, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों पॉजिटिव में x+6 और x+2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप ऑप्शन भी पुट कर सकते थे जैसा आपको ठीक लगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला है, एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है
4 घंटे बाद एक पुलिस वाला एक जीप से उसका पीछा करना शुरू करता है और उसे 4 घंटे में पकड़ लेता है। यदि पुलिस वाले की जीप की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की है तो चोर की मोटरसाइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। बताओ जल्दी से। आपको पता है कॉन्सेप्ट में रिलेटिव स्पीड का, जब आपका दो गाड़ी या फिर दो ट्रेन या फिर कुछ भी अगर सेम डायरेक्शन में चलता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, S1 माइनस S2 होता है कि नहीं होता है। अगर आपका यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में अगर दोनों चलेगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, S1 प्लस S2 होता है। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो बस यहाँ पर भी कुछ वैसे ही करेंगे। अब आप जानते हो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। पुलिस आपका पीछा कर रहा है चोर का, यानी आपका 4 घंटे बाद जबकि उसको पीछा करके पकड़ भी लेता है। पहले तो 4 घंटा रुकता है, फिर 4 घंटे के बाद उसको पकड़ भी लेता है। तो ये तो सीधा सीधा आपका डायरेक्ट भी दिख भी रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, क्योंकि 4 घंटा रुक रहा है और 4 घंटे में पकड़ ले रहा है। तो क्या होगा समझो। देखो पुलिस का स्पीड क्या दे रखा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से का स्पीड से दौड़ रहा है, तो ये 40 हो जाएगा, माइनस क्योंकि चोर का स्पीड धीरे रहा होगा तभी तो उसको पकड़ पाएगा ना। देखो इसमें आप ऑप्शन भी अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन तो पहले कट गया, क्योंकि चोर का जो स्पीड होगा वो कम रहेगा पुलिस से, तभी तो वो पकड़ाएगा ना। तो 40 माइनस एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स मैं इसका स्पीड मान ले रहा हूँ, चोर का स्पीड है, और यहाँ पर लिखा था एक चोर, ठीक है, एक्स आपका दिया हुआ भी था, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रहा था। तो 40 माइनस एक्स यानी S1 माइनस S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो अब वो कितना डिस्टेंस उन लोगों के बीच में दूरी था, जब पुलिस दौड़ना स्टार्ट किया तो उन लोगों के बीच में डिस्टेंस कितना था, तो जितना चोर आपका दौड़ा होगा 4 घंटा में उतना ही तो वो आपका उसका डिस्टेंस होगा उन लोगों के बीच में ना। तो देखो 4 घंटा बाद वो दौड़ना स्टार्ट करता है पुलिस वाला, तो 4 घंटा बाद जबकि वो पकड़ा भी जाता है, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस उसके बीच में रहेगा तो क्या रहेगा, तो x इंटू, क्योंकि उसका स्पीड और स्पीड इंटू यहाँ पर टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, यानी यही तो उन लोगों के बीच में डिस्टेंस रहेगा। बात समझ गए। तो ये क्या हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, यानी उन लोगों के बीच में डिस्टेंस आपका इतना हो गया। और कितने समय में पकड़ ले रहा था, तो 4 घंटे बाद पकड़ ले रहा है, यानी टोटल उसको कितना समय लग रहा है, टोटल 8 घंटे लग रहा है। तो बस यही तो यार, 8 से 8 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स वहाँ चला गया, यानी 2x इक्वल टू 40, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 20, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो, सिंपल सा। एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है, एक्स का मान पूछा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 25 प्लस 15 कितना हो गया 40, और 25 से आपका 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 40 गुना 10 400, 400 यानी एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला, 1 से 9 तक की संख्याओं का वर्गों का योगफल की गणना कीजिए, ठीक है। कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 9। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो इसका आंसर। आप फार्मूला जानते हो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, तो n+1 और 2n+1 बाई 6, यही होता है फॉर्मूला। बस पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या 1 से लेकर 9 तक का वर्गों का आपसे योग पूछा है, ठीक है। तो n का जगह पे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, यानी 9 गुना 9 10 गुना 9 2 18 और 18 1 19 और बटा 6। तो काट लो, 3 से काटोगे 2 बार में, तो 3 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे 5 बार में, यानी 15 गुना 19, तो 15 15 9 135 मतलब 13, 15 13 28 285, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। उसने यह पाया कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगने वाले समय का दोगुना है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा ये भी है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि कोई आदमी है जो कि नाव को 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला सकता है। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब क्या बोल रहा है कि उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब वो जाता है, मान लो कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाता है, ए से लेकर बी पे जाता है, तो जब ये ए से लेकर बी तक जब जाता है तो वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक वापस आया। यानी मान लो ये जब आपका गया बी तक तो अप स्ट्रीम में गया, और जब वो लौटा तो डाउन स्ट्रीम में आया होगा। तो जब उसको डाउन स्ट्रीम के तुलना में जो उसको समय लग रहा है वो अप स्ट्रीम का क्या है, दोगुना समय लग रहा है।
बात समझ रहे हैं? यानी अगर वो डाउन स्ट्रीम में अगर उसको केवल 1 घंटा लगता है आने में, तो जाने में उसको 2 घंटा लगा था। ये उसने ऑब्जर्व किया था आपका। तो वही पूछ रहा है कि बताओ धारा की चाल क्या है। तो बस अब आप जानते हो, जब वो ए से लेकर बी तक गया, बी से लेकर ए तक आया, यानी दोनों केस में डिस्टेंस क्या है, सेम है। और जानते हो जब डिस्टेंस सेम है तो अब आप बना सकते हो दोनों जगह डिस्टेंस को इक्वल कर लो। चीज़ों समझो, अब चीज़ों को समझो क्या क्वेश्चन है बोल रहा है। तो दोनों को हम लोग यहाँ पर सेम कर लेते हैं डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड आपको पता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ रहा होगा एक्स और वाई मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी आपको बोट स्ट्रीम में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जनरली हम लोग एक्स आपका बोट का स्पीड को मानते हैं, और वाई क्या होता है मेरा धारा का स्पीड, यानी वाटर का स्पीड। ठीक है, स्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, तो ये आपका हो गया अप स्ट्रीम, ये हो गया डाउन स्ट्रीम। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को इक्वल कर रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना लग रहा है, अगर उसको डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा लग रहा तो आपका अप स्ट्रीम में 2 घंटा लग रहा, तो बस इक्वल हो गया। ये भी आपका डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में आपको पहले से दे रखा था बोट का स्पीड। ठीक है, यानी आपको बोट का स्पीड मतलब एक्स का वैल्यू आपको 4 दे रखा और आपसे वाई का वैल्यू पूछना चाह रहा। तो ये चीज़ आप पुट कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पर भी पुट कर सकते हो। तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 4 2 8, और ये आपका -2y। माइनस वाला इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3। 4/3 मतलब 1.33333। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो सारे नंबर आपका मल्टीप्लाई में है। अगर यहाँ पर देखोगे 2 2 2 2 2 2, यानी सभी नंबर में आपका 2 का मल्टीप्लाई है। तो 2 का मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हो। टोटल कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी आपका 2 टोटल 6 टाइम्स है। यानी 2 के पावर में 6 कितना होता है, 64 होता है। यानी ये तो 64 आसानी से लिख सकते हो। अब देखो जीरो कितना दिख रहा है, 2 के बाद 2 जीरो, 2 के बाद सिंगल जीरो, और तो कोई है नहीं, बाद बाकी पॉइंट के बाद है। तो टोटल कितना जीरो दिख रहा है, 3 जीरो लग गया। अब यहाँ पर देखोगे पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट, पॉइंट के बाद डबल डिजिट, पॉइंट के बाद ट्रिपल डिजिट, यानी टोटल कितना डिजिट हो गया पॉइंट के बाद, 3 2 5 और 1 6, यानी पॉइंट के बाद 6 डिजिट। यानी आप कह सकते हो नीचे जो लगेगा टोटल कितना 6 डिजिट लगेगा। तो 3 जीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, और नीचे क्या है 3 जीरो, यानी आपका 1 जीरो और लग के पॉइंट लग जाएगा। यानी आंसर क्या हो गया 0.064। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, तो आप ऐसे बना सकते हो बिना कन्फ्यूजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिर से छोटा सा डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला है जानकारी पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी क्या बोला है कि एक परीक्षा में एक छात्र औसत 76.2 अंक प्राप्त करता है। 5 विषय में कुल अंक 500 के हैं, तो 4 विषय में उसके अंक वर्णित है। नीचे दिए गए तालिका में छात्र द्वारा सामाजिक विज्ञान में जिसे x द्वारा दर्शाया गया है, तो प्राप्त अंकों की गणना कीजिए। यानी नॉर्मली आपसे पूछ रहा सोशल साइंस में कितना नंबर लाया स्टूडेंट, ये आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा। तो बता दो, टोटल 500 नंबर का पेपर है, औसत आपको बता दिया 76.2। टोटल कितना सब्जेक्ट दिख रहा है, टोटल 5 सब्जेक्ट दिख रहा है, यानी 5 से गुना कर दो। टोटल नंबर कितना आया, 5 2 10, 6 5 30, और 31 3, 7 5 35, 3 38। यानी टोटल उस छात्र के द्वारा 381 नंबर लाया गया है। आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है, तो सबको नंबर को जोड़ दो, सीधी सी बात है। तो 7 6 13, 13 3 16, 16 8 24, 4 2 8 2 10 और 17, 17 8 25, 25 7 32, यानी 324 को घटा दो 381 में, तो 11 से 4 जाएगा 7, और 7 से 2 जाएगा 5, यानी 57 नंबर उसका सोशल साइंस में नंबर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि 100 मीटर रस्सी से घिरे आयतकार मैदान के अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी बोला है कि 100 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड सराउंडेड बाई अ रोप। देखो थोड़ा सा इंग्लिश में ये टाइपिंग गलत हुआ है, नॉर्मली मैं बता देता हूँ। क्या बोल रहा है कि 100 मीटर रस्सी के घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कोई आपका एक रेक्टेंगुलर आपको मैदान है, ठीक है, रस्सी से घिरा हुआ है, यानी इसका पेरीमीटर आपको दे रखा है कि 100 मीटर इसका पेरीमीटर है कोई रेक्टेंगुलर मैदान का। ठीक है, आपसे उसका अधिकतम क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम एरिया आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब आप मेरा बात को समझना, अगर इसका रेक्टेंगल का अगर आपको पेरीमीटर दे रखा है 100 मीटर, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l + b होता है। यही आपको दे रखा है 100, यानी मैं कह सकता हूँ l + b क्या होगा
50 होगा, यानी लेंथ और ब्रेथ का जो जोड़ होगा वो 50 होगा, यानी लेंथ और ब्रेथ कितना होगा मिला के 50 होगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा था कि मैक्सिमम एरिया आपको बताना है। ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम एरिया आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, मैक्सिमम एरिया। अब आप मेरे बात का जवाब देना, मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब लेंथ और ब्रेथ आपका मैक्सिमम होगा। लेंथ और ब्रेथ जब दोनों मैक्सिमम होगा तो ही आपका मैक्सिमम एरिया निकल के आएगा। तो मैं दोनों को मैक्सिमम कब रखूंगा, 25 और 25। जब ये दोनों जब मेरा मैक्सिमम होगा तभी तो मेरे को मैक्सिमम एरिया देगा कि नहीं देगा। और आप ऐसे भी जानते होंगे कि कोई भी स्क्वायर, ठीक है, कोई भी यानी वर्ग, कोई भी स्क्वायर मेरा क्या होता है, रेक्टेंगल आपका कहलाता है। ठीक है, मतलब हर स्क्वायर आपका रेक्टेंगल कहलाता है, मगर आपका हर रेक्टेंगल जरूरी नहीं है कि वो आपका स्क्वायर भी कहलाए। बात समझ रहे हो, यानी अब अगर मैं 25 रखूंगा तो आप मत सोचना कि ये तो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, तो ऐसा नहीं है। वही चीज़ मैंने बताया कि हर स्क्वायर आपका एक रेक्टेंगल हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हर रेक्टेंगल आपका स्क्वायर हो। समझ गए, यानी 25 आप इसका लेंथ ब्रेथ रखोगे तो क्या हो जाएगा, 25 गुना 25 625, जो कि मैक्सिमम एरिया देगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। तो कक्षा अध्यापक का भार किलो में बताओ कितना है। समझ गया, नॉर्मल सा। यानी कोई क्लास में आपका 30 स्टूडेंट है जिसका आपका एवरेज बता दिया है 25 kg का। मेरी बात को समझना, 30 का औसत बता दिया गया 25 kg का है। जब एक टीचर को इंक्लूड कर लिया जाता है तब औसत आपका 2 किलो से बढ़ जाता है। मेरी बात को समझना, बनाना नहीं है आपको, ये चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ कि देखो बना सकते हो, अगर चीज़ों को समझने का कोशिश करोगे तो दिमाग अगर तेज चलेगा तो हाथ से आपका कम समय लगेगा, सीधी सी बात है। अगर आपको औसत, अगर 30 स्टूडेंट का औसत अगर आपको बता दिया 25 kg है, जब एक टीचर इंक्लूड होता है तो औसत आपका बढ़ जा रहा है 2 kg से। तो इसका मतलब जो टीचर का जो वेट होगा वो 25 तो होगा ही होगा। ठीक है, 25 तो होगा ही होगा, साथ में 2-2 kg सबका बढ़ जा रहा है, यानी 25 तो है ही, साथ में 2-2 kg बढ़ जा रहा है। यानी टोटल अब कितने लोग हो गए, 31 लोग हो गए, 31 लोग हो गए, और सभी में 2-2 kg बढ़ गया। यानी मैं कह सकता हूँ 31 लोगों में अगर 2-2 kg बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 31 गुना 2 कितना होगा, 62 हो जाएगा। यानी टोटल जो टीचर का जो वेट है वो कितना हो गया, 5 2 7 और 6 2 8, यानी 87 टीचर का वेट होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर क्या बोला है, एक मानचित्र में 500 किलोमीटर 2 मिलीमीटर के पैमाने पर दिखाया गया है। दो स्थानों के बीच की दूरी को 3.6 मिलीमीटर के रूप में अंकित किया गया है। इन दो स्थानों के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज का लिए होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, जरूर से मुझे बताना, ठीक है। मुझे पता है मैक्सिमम लोग आपका इतने दूर तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, ठीक है। बाद बाकी शुरू में ही बोर हो जाते हैं, उनको क्या लगता है, नहीं लगता है, वो वहीं पर छोड़कर चल आते हैं। मगर मैं आप लोगों को मैं फिर से बताता हूँ, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको समय बचा के आपको अपना प्रैक्टिस करते चलना है। अब वो समय नहीं रह गया है कि आप जहाँ भी चाह रहे हो वहाँ पढ़ ले रहे हो, ठीक है। आपको जितना हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। अब वो समय तो रहा ही नहीं है कि आप अपना दिन भर अपना यूट्यूब में लगा के अपना ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो। मैं सब कुछ क्लियरली आपको बता चुका हूँ। चीज़ें जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। यहाँ पर बोला एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। तो कर्ण की लंबाई गणना कीजिए। यानी आपसे हाइपोटेनस पूछ रहा है, यानी क्या बोल रहा है कि कोई आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब कंडीशन में क्या दे रखा है कि द हाइपोटेनस इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन परपेंडिकुलर विच इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन बेस। यानी जो हाइपोटेनस है वो 4 सेंटीमीटर बड़ा है परपेंडिकुलर से। मेरी बात को समझना, यानी और परपेंडिकुलर जो है वो 4 सेंटीमीटर बड़ा है बेस से। यानी अगर बेस अगर x है तो परपेंडिकुलर उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी x + 4 हो गया। और फिर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी क्या हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा।
बस अब आपको पूछा है, आपको से हाइपोटेनस पूछ रहा है, यानी इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। मगर बनाने का जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन देख लो ना, आप तो जानते हो ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट आप जान रहे हो तो खुद नहीं बता दोगे कि कौन सा इसका आंसर होगा। मेरी बात को समझो, अगर 12 अगर इसका हाइपोटेनस होगा तो ये अगर 12 होगा तो इसका मतलब ये 8 होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। आप मुझे बताओ 4 8 12 का ट्रिपलेट बनता है क्या? नहीं बनता है, ख़त्म। अगर ये 10 है तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप मुझे बताओ 2 6 10 का ट्रिपलेट बनता है? नहीं बनता है, ख़त्म। अगर ये 20 है तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 12। तो 12 16 20 का ट्रिपलेट बनता है क्या? तो जी हाँ बनता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। खत्म कीजिए बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। अब यहाँ पर क्या बोला है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट था आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन में था कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ अ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। यानी आपका वर्गों का पूछा, ठीक है, मतलब सबसे छोटा 2 अंकों का अभाज्य संख्या का वर्ग और सबसे बड़ा 2 डिजिट का अभाज्य संख्या का वर्गों का अंतर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले तो बताओ कि सबसे छोटा 2 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो 11 होता है। 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 11 होता है। और सबसे बड़ा की अगर बात करेंगे 2 डिजिट में तो क्या हो जाएगा 99 तो नहीं होता, 98 भी नहीं होता, 97 होता है। तो 97 क्या एक प्राइम नंबर है। तो ये 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर और ये 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस आपसे पूछा है। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, और 97 का स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। 97 आपका 100 से कितना कम है 3 कम है, यानी 3 का स्क्वायर 9, यानी 09, और 97 से 3 जाएगा तो 94, यानी 9409। 9409 1 to 1 लेस कर दो तो 9 से एक जाएगा 8, 10 से 2 जाएगा 8, और 4 से मतलब 3 से एक जाएगा 2, और ये आपका 9, यानी 9288 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ ये मेरा आज का ये सेट भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। और इसमें मैं बताऊँ एक क्वेश्चन आपका और था जो कि वो भी गलत था, ठीक है। जो भी था क्वेश्चन वो मैंने नहीं लिया, वो भी क्वेश्चन आपका हिंदी में जो था वो पूरा मिसप्रिंट था। तो उसके सिवा जितना था मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरीक़े से आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, डिपेंड मत रहो किसी के ऊपर, ठीक है। अब आपको डिपेंड रहना ही नहीं है, क्योंकि अब वो समय है ही नहीं कि आप किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे। काफ़ी समय बीत चुका है, आप चीज़ें समझ चुके हो बेहतर तरीके से कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और ख़ासकर आप ये भी जानते हो कि आपके लिए क्या चीज़ आपका कमजोरी है, ये भी चीज़ आप समझते हो। तो जो कमजोरी है उस पर वर्क करो, बाद बाकी प्रैक्टिस करोगे वो इनफ होगा, मोर देन आपका होगा आपका एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। चलिए मैं वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।